राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। मेरा जो फ्री MPPSC प्रीलिम्स 2025 के लिए कोर्स है वो आज से यानी कि 1 अगस्त से मैं इसके वीडियोस डालना चालू कर दूंगी, प्लस आपको नोट्स प्रोवाइड करना भी चालू कर दूंगी। नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम पर और वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, इसलिए मुझे दोनों जगह आप सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये है हमारा इस कोर्स का पहला लेक्चर जो कि है यूनिट नंबर 3 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो है उसका पहला लेक्चर। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि लूसेंट मैंने यूज़ की है, लूसेंट से मैंने पढ़ा हुआ है। अब इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो हमारे सिलेबस से हटा दी गई है, हमको सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी ही पढ़ना है। तो लूसेंट एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। जब भी आप पढ़ते हैं लूसेंट का, चाहे आप पैराग्राफ पढ़ लें या फिर जो टेबल फॉर्म में चीज़ें दी हुई है वो पढ़ लें, तो ऐसा लगता है कि इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसलिए हमें लूसेंट फॉलो करनी है और बहुत सारे इधर उधर के सोर्सेज से ऑब्जेक्टिव्स लगा लेने हैं। इससे ये होता है कि लूसेंट में अगर कुछ मिस भी हो जाता है तो ऑब्जेक्टिव्स लगाने में वो चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। तो यही हमारा तरीका रहेगा। अभी जो मैं नोट्स बना रही हूँ तो वो मैंने लूसेंट से बनाए हुए हैं और ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लूसेंट को बस एक रीडिंग दो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती है उसकी नोट्स बनाते जाओ। और वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कैसे समझ आएगी, जब आप पुणेकर की बुक में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस दिए हैं वो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते कैसे हैं, और वही क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उसी चीज़ का फिर आप नोट्स बनाओगे, नहीं तो पूरी की पूरी लूसेंट ही आप आपके कॉपी में उतार दोगे और वापस से सेकेंड लूसेंट तैयार हो जाएगी। तो ऐसे नोट्स नहीं बनाने हैं। तो ये समझ में आ गया कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, और मैं जो है अपने नोट्स आप लोगों से शेयर कर दूंगी तो आपको एक आइडिया भी आ जाएगा। अगर आपके पास टाइम रहता है तो प्रेफर ये करिए कि आप खुद के नोट्स बनाइए, ओन नोट्स। और बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है, हाउसवाइफ अगर है या फिर आपको बेबी संभालने या वर्किंग वूमेन है, आपको नहीं टाइम मिलता है, तो फिर मेरे नोट्स यूज़ कीजिए, माय नोट्स, जो कि मैं टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो अभी पढ़ने का तरीका हम लोग देख लेते हैं कि आपको ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप पहले सिंपली देख लीजिए। वॉच दिस वीडियो इन वन गो। तो एक बार में आप ये वीडियो देख लीजिए। दूसरी बार में आपको क्या करना है, हाँ, ये वीडियो के साथ साथ या तो आप लूसेंट की बुक अपनी खुली रखिए या फिर जो मैं आपको नोट्स दूंगी वो आप ओपन करके रखिए। बेस्ट ये रहेगा कि लूसेंट ओपन करके रखिए। फिर उसके बाद सेकेंड, जब आपका ये वीडियो देख के हो जाएगा तो रीड लूसेंट। तो लूसेंट में जैसे मैंने ज्योग्राफी वाला पोर्शन अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो लूसेंट से उतना आप पढ़ लीजिए जितना आज के वीडियो में हमने किया है। और तीसरा आपको ये करना है कि रात को सोने से पहले या जो भी रिवाइज करना है, रिवीजन, तो जितना भी लूसेंट में आपने किया है, समझो पेज 1 से 15 तक किया है, तो उसी का रिवीजन आप यहाँ करेंगे। 1 से 15 पेज का रिवीजन, यहाँ आपको उसको 1 घंटा लगेगा, तो यहाँ वो 30 मिनट्स में ही वो चीज़ हो जाएगी और आपके दिमाग में अच्छे से वो चीज़ बैठ जाएगी। तो समझ में आ गया कि हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहने वाला है। और जैसे ही 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन में हमारा ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो ये ज्योग्राफी यूनिट जो है एज अ होल हमारा यहाँ पे फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब इसका जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। आप अपनी अपनी लूसेंट खोल लीजिए और बिल्कुल शॉर्ट में हम लोग देखेंगे, ज़्यादा समय ना लगाते हुए। तो इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, तो ये इंडिया के बारे में सबसे पहले हम लोग सारी चीज़ें जान लेते हैं। तो ये रहा हमारा इंडिया का मैप। सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेंगे कि हमारी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ जो है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आती है इधर पाकिस्तान, जिसके साथ हम लोग 3310 किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद यहाँ हल्का सा हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं अफ़गानिस्तान के साथ, जो कि 106 किलोमीटर की है सिर्फ। उसके बाद यहाँ चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं 3488 किलोमीटर्स की। यहाँ आ जाता है नेपाल, जिसके साथ हम लोग 1752 किलोमीटर्स की बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ आ जाता है हमारे ही पास में भूटान, इसके साथ हमारी बॉर्डर शेयरिंग है 578 किलोमीटर्स की। और यहाँ ये साइड पे है म्यांमार, उसके साथ 1643 किलोमीटर्स की हम लोग बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बॉर्डर हम लोग शेयर कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ, जो कि है 4096 किलोमीटर्स की। तो ये आप लोग लिख लेंगे, सबसे ज़्यादा बॉर्डर हम लोग बांग्लादेश के साथ शेयर कर रहे हैं और सबसे कम जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ शेयर कर रहे हैं। तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और नीचे पड़ता है श्रीलंका। यहाँ श्रीलंका और इंडिया को जो डिवाइड करता है वो है पाक स्ट्रेट। और इंडिया और पाकिस्तान के साथ पाक इंडिया की बॉर्डर को हम लोग रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। और सिमिलरली चाइना और इंडिया के बीच में ऐसी ही एक लाइन है जिसका नाम है मैकमोहन लाइन।
अभी ये बॉर्डर्स के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया। अभी इसके आगे बढ़ते हैं। बेसिक चीज़ें पहले जान लेंगे इंडिया के बारे में। इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 8 डिग्री 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37.6 डिग्री नॉर्थ। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इसका 68.7 डिग्री ईस्ट से लेकर 97.25 डिग्री ईस्ट, यानी कि 3200 किलोमीटर्स नॉर्थ से लेकर साउथ तक है और 2933 किलोमीटर्स ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की है। थर्ड पॉइंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से पास होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। और सबसे अच्छी बात है कि जो एमपी है उसको ये 2 हिस्सों में डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से जाता है ये हम एमपी वाले पार्ट में देखेंगे। फोर्थ पॉइंट है एरिया ऑफ इंडिया। एरिया ऑफ इंडिया ये है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स का। फिफ्थ पॉइंट है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है उसको हम IST भी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। ये जो है IST की लाइन जो कि 82.5 डिग्री से गुजरती है, ये हम लोगों को हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो बताती है। सपोज अभी 5:30 बज रहे हैं तो वो ये इस लाइन से हम लोग जो है वो पता करते हैं, और ये 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम। सिक्स्थ पॉइंट है लोकेशन ऑफ इंडिया। लोकेशन ऑफ इंडिया ये है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। सेवेंथ पॉइंट है सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारा इंडिया है वो वर्ल्ड की 7th सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। तो यहाँ जो है इतने बेसिक पॉइंट्स हमारे कवर हो जाते हैं। लूसेंट में एक बार आप रीडिंग भी देंगे तो आपको समझ आएगा कि सिर्फ इतनी चीज़ें हैं जो लिखने लायक है, बाकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी बात आती है फिज़िकल डिविजन्स की। इंडिया को अगर हम फिज़िकल डिविजन्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 अलग अलग टाइप के पॉइंट्स आते हैं। पहला है द ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ द नॉर्थ, जो हिमालय है उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। सेकेंड पॉइंट है द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, जो कि यूपी बिहार गंगा के आसपास का जो प्लेन है वो है ये। थर्ड पॉइंट है द ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो हमारा मध्य प्रदेश है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू में आता है। थर्ड पॉइंट उसके बारे में है। फोर्थ है द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स एरिया जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल और इधर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब जो एरिया आता है कोस्ट वाला, उसके बारे में है ये कोस्टल प्लेन। फिफ्थ है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, राजस्थान में जो डेजर्ट है वो। और लास्ट है द आइलैंड ग्रुप, जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है वो हमारे आइलैंड्स है, उसके बारे में ये पॉइंट रहेगा। तो एक एक करके हम लोग ये पॉइंट्स अभी देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आ जाता है द ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ नॉर्थ। पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। द ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ नॉर्थ। तो हिमालयाज़ जो है उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हिमालयाज़ जो है वो है हाईएस्ट माउंटेन वॉल ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप वर्ल्ड की पीक्स देखेंगे तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो है हिमालयाज़ की ही पीक्स है। सबसे ज़्यादा हाइट जो है पूरे वर्ल्ड में वो हिमालयाज़ की ही है। ये जो है 2500 किलोमीटर लॉन्ग
और 250 से 400 किलोमीटर इनकी ब्रेड्थ है। चौड़ाई में ये 250 से 400 किलोमीटर है और लंबाई 2500 किलोमीटर की है इनकी। और हाईएस्ट पीक कौन सी है वर्ल्ड की? माउंट एवरेस्ट वो इसी हिमालय पे है, लेकिन नेपाल वाले साइड पे, वो इंडिया में नहीं है। अब हम हिमालय को जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला आता है ग्रेटर हिमालयाज़, सेकंड आता है लेसर हिमालयाज़ और थर्ड आता है आउटर हिमालयाज़। ये 3 पैरेलल रेंजेस है। पैरेलल से क्या मतलब है? पहली अगर ऐसी गई तो दूसरी उसी के साथ साथ, तीसरी भी उसी के साथ साथ। 3 पैरेलल रेंजेस है। सबसे टॉप वाली है हमारी ग्रेटर हिमालयाज़, मिडिल वाली है लेसर हिमालयाज़ और सबसे नीचे की है आउटर हिमालयाज़। तो अभी एक एक करके हम लोग इसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो है इसमें द ग्रेटर हिमालयाज़। उसका नाम है हिमाद्री भी बोलते हैं इसे। तो जो भी रिवर्स का ओरिजिन है जो हिमालय से निकलती है, मोस्ट ऑफ द, जैसे कि गंगा, उनका ओरिजिन पॉइंट जो है वो ग्रेटर हिमालयाज से है। सेकेंड है द लेसर हिमालयाज, इसको हम लोग हिमाचल भी बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश इसी में आता है, इसलिए उसका नाम हिमाचल पड़ा है। ये जो है 60 से 80 किलोमीटर वाइड है, इसकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर है। एवरेज हाइट जो है इसकी 3500 से लेके 4500 मीटर्स की है। और जो भी शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये जो टूरिस्ट प्लेस है वो लेसर हिमालयाज़ के ही है, हिमाचल के ही है। और थर्ड जो है वो आउटर हिमालयाज़, जिसको शिवालिक्स भी बोलते हैं, शिवालिक्स। इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 900 से 1200 मीटर की। सबसे ज़्यादा ऊंचे ये हैं, उसके बाद हिमाचल वाले हिमालयाज़ और थर्ड नंबर पे शिवालिक वाले। तो 900 से 1200 मीटर की इसकी एवरेज हाइट है। ब्रेड्थ जो इसकी चौड़ाई है वो है 10 से 50 किलोमीटर की। और इनके वेस्ट साइड पे इंडियन बॉर्डर लग जाती है, बॉर्डर इन वेस्ट। अभी जो है हम लोग माउंटेन पीक्स के बारे में देख लेते हैं जो हिमालयाज़ में है, माउंटेन पीक्स। तो इसमें एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर जो पीक्स का टेबल दिया गया है वो शो कर देती हूँ, एक बार आप उसकी रीडिंग दे दीजिए। तो चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लोकल डिवीजन्स ऑफ हिमालयाज़। लोकली जो हिमालयाज़ है उसको कुछ हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले है पंजाब हिमालय, जो कि 560 किलोमीटर्स का है, इंडस और सतलज के बीच में। फिर है कुमाऊँ, आपने उत्तराखंड में 2 ये सुने होंगे, गढ़वाल और कुमाऊँ। तो कुमाऊँ हिमालयाज़ 320 किलोमीटर्स का है और ये है सतलज और काली रिवर्स के बीच में। फिर है नेपाल हिमालयाज़, ये 800 किलोमीटर्स का है, ये सबसे ज़्यादा लंबा है। ये है काली और तीस्ता नदी के बीच में। तीस्ता नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इस पे क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद है असम हिमालय 720 किलोमीटर्स, ये भी काफ़ी फैला हुआ है। ये है तीस्ता से लेकर दिहांग रिवर के बीच में। तो यहाँ पर हमारा हिमालय वाला टॉपिक ख़त्म होता है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट था द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। आप लोग अभी थोड़ा थोड़ा लूसेंट से रेफ़र करते जाइए और उसके बाद मैं आपको नोट्स दे दूंगी, तो नोट्स बनाने पे उतना अभी ज़ोर मत डालिए, पहले समझ लीजिए, नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट में जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले इसमें आता है पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स। सेकंड इसमें आता है जो सबसे बड़ा है द गंगा प्लेन्स। और थर्ड है द ब्रह्मपुत्र वैली।
ये भी काफ़ी बड़ा है। गंगा प्लेन के बारे में हम लोग ये जान लेते हैं कि इट फॉर्म्स द लार्जेस्ट लो लैंड ड्रेन्ड बाय गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज जितनी भी नदियां हैं वो लार्जेस्ट लो लैंड फॉर्म करती है, एक ऐसा प्लेन बनाती है जो कि काफ़ी बड़ा है और वो प्लेन बहुत फर्टाइल होता है। इसलिए आप देखेंगे कि यूपी बिहार साइड काफ़ी जो एग्रीकल्चर है वो आगे बढ़ा हुआ है और अच्छा वहाँ पे उत्पादन होता है। गंगा जैसे जैसे फ्लो करती है तो वो अपने फ्लो के साथ साथ लास्ट पर जो है वो डेल्टाज, लार्ज डेल्टाज बनाती है अलॉन्ग विथ ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदियाँ जो है, जैसे डेल्टास का मीनिंग क्या हुआ, अगर ये रिवर का कोर्स है और यहाँ पर वो समुद्र में जाके मिल जा रही है, ये सी है और ये रिवर है, तो कुछ कुछ पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाती है, तो ऐसे एरियाज़ को हम लोग कहते हैं डेल्टा। तो जब भी हम ये रिवर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो वो यहाँ ये टर्म वहाँ पर आ जाएगा। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि गंगा जो है वो लार्ज डेल्टास बनाती है जब वो सी को मिलती है तब। पंजाब और हरियाणा वाला जो पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है इंडस बेसिन को। इंडस बेसिन, गंगा प्लेन्स जो है वो जब लास्ट में जाके मिलता है तो उसको गंगा बेसिन जब हम लोग कहते हैं, गंगा बेसिन। वैसे ही पंजाब और हरियाणा का जो प्लेन है तो वहाँ पर हम लोगों को इंडस बेसिन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो जाता है ख़त्म। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब थर्ड पॉइंट की तरफ जो कि है द ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू। हमारा मध्य प्रदेश जिसका हिस्सा है वो, तो इसमें जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुड़ी। ये है 2695 मीटर्स की। ये सह्याद्री रेंज में है जो कि महाराष्ट्र में आता है, सह्याद्री रेंज। एमपी की हाईएस्ट पीक कौन सी है? सतपुरा। उसका जो धूपगढ़ पॉइंट है, धूपगढ़ 1350 मीटर, वो एमपी का हाईएस्ट पॉइंट है। ये हम लोग एमपी वाले पार्ट में देख लेंगे। सेकंड पॉइंट है इसके साउथ में, साउथ ऑफ विंध्यास। विंध्यास जो कि हमारे एमपी में विंध्यांचल की रेंज है, विंध्य माउंटेन्स की, उसके साउथ में डेक्कन प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू आपने बहुत सुना होगा, तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक पार्ट है जो कि साउथ ऑफ विंध्यास में आता है। वेस्टर्न एज जो है, वेस्टर्न एज ऑफ द प्लेट्यू राइजेस स्टीपली फ्रॉम द अरेबियन सी टू फॉर्म वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स का भी आपने सुना होगा, वो महाराष्ट्र में पड़ते हैं। समझो ये कोस्टल लाइन है अपनी, तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स पड़ते हैं। और जो प्लेट्यू है, जो जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो वो प्लेट्यू जो है वो स्टीपली, मतलब एक ढलान जैसी बनती है, और वो ढलान के साथ साथ यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स भी बन जाते हैं। ईस्टर्न, अब ये वेस्ट साइड पे वेस्टर्न घाट्स बनते हैं, ईस्ट साइड पे जैसे ये प्लेट्यू यहाँ ख़त्म होता है तो यहाँ पे भी ढलान रहेगी। ये हमारी वेस्ट की कोस्टल लाइन है समझो, तो यहाँ पर भी, सॉरी ईस्ट की, तो ईस्ट साइड पे भी जो है वो ईस्टर्न घाट्स बन जाते हैं, ईस्टर्न घाट्स। एलिवेशन जो है, एलिवेशन ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यूज का वो है 300 से 900 मीटर्स का। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, इसमें कुछ पार्ट हमारे एमपी का भी आता है, डेक्कन प्लेट्यू यहाँ, तो उसका जो नॉर्थ वेस्ट का रीजन है वो हॉरिजॉन्टल शीट्स ऑफ लावा से बना हुआ है। हॉरिजॉन्टल शीट्स ऑफ लावा से बना हुआ है, जिसको हम लोग डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं, डेक्कन ट्रैप। अलग अलग प्रोसेस से हमारा जो प्लेट्यू हो गया या जो प्लेन्स वाला पार्ट हो गया यहाँ पर, और हिमालयस का भी पार्ट हो गया, तो अलग अलग प्रोसेस से सालों के बाद बनी हुई चीज़ें हैं ये। तो उसमें से जो डेक्कन प्लेट्यू की हमारी बात हो रही है, तो वो उस एरिया को हम लोग डेक्कन ट्रैप कहते हैं, वो लावा से बना हुआ है।
नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, तो पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ में दोनों तरफ की जो फ्लोइंग रिवर्स है वो है, तो ईस्ट फ्लोइंग ज़्यादातर जो है वो ईस्ट फ्लोइंग है। इसमें गंगा तो हमारे प्लेन्स में आ जाएगी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये जो है ये सारी नदियाँ जो है ईस्ट फ्लोइंग, ये डेल्टा बनाती है, मेक डेल्टाज मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वो है नर्मदा, ताप्ती, ये हमारे एमपी की नदियाँ हैं, ये वेस्ट में फ्लो होती है और ये डेल्टा नहीं बनाती है, नो डेल्टा फॉर्मिंग। बाकी इनके बारे में हम लोग एमपी वाले पार्ट में डिटेल्स में पढ़ लेंगे। बाकी इतना बस ध्यान रखिए कि ये दोनों ही वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है और ये डेल्टा नहीं बनाती है। तो यहाँ ये वाला पॉइंट हो जाता है ख़त्म। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप लूसेंट पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इतनी ही चीज़ें जो हमको अपने नोट्स में लिखनी है, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमको ज्योग्राफी में पीएचडी नहीं करना है। मैंने यूपीएससी में यही गलती की कि मैं एक सब्जेक्ट पकड़ती थी और उसको इतना ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ती थी कि बहुत ज़्यादा टाइम मेरा चला जाता था। हम लोगों को सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। एग्ज़ाम क्लियर उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमसे सिर्फ एमसीक्यू बनने चाहिए। बाकी हमको इन सब्जेक्ट्स पे पीएचडी नहीं करनी है, इसलिए उतना ही पढ़ो जितना एग्ज़ाम में आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, द कोस्टल प्लेन्स। द कोस्टल प्लेन्स, नैरो स्ट्रिप, दोनों साइड से, जैसे आप पिछले भी इसमें देखा, ये हो गया अपना प्लेट्यू, तो ये जो कोस्टल प्लेन है ये वेस्ट साइड का, और ये जो हो गया हमारा ईस्ट साइड का, तो दोनों ही साइड के प्लेन्स जो है उनके अपने अपने नाम दिए गए हैं। नैरो स्ट्रिप ऑफ फ्लैट लैंड ऑन ईस्टर्न कोस्ट, उसको बोला गया है ईस्ट कोस्टल प्लेन। और उसी तरह नैरो स्ट्रिप ऑफ फ्लैट लैंड ऑन वेस्टर्न कोस्ट, महाराष्ट्र साइड का जो कोस्ट है उसको बोला गया है वेस्ट कोस्टल प्लेन। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। उसके बाद जो है ये दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस समझ लेंगे। तो ये साइड पे हम लोग लिख लेते हैं ईस्ट कोस्टल प्लेन और इस साइड पे आ जाएगा वेस्ट कोस्टल प्लेन। इसका हम लोग डिफरेंस देख लेंगे। ईस्ट वाला जो है वो अलोंग है बे ऑफ बंगाल, ये आप सबको पता ही होगा, से लेकर तो बे ऑफ बंगाल ओडिशा के साइड वाला और नीचे कन्याकुमारी तक। नॉर्दर्न पार्ट, ये जो कोस्टल लाइन है ईस्ट साइड की, इस टाइप की, तो उसका जो नॉर्दर्न पार्ट उसको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार प्लेन्स। इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। और सदर्न पार्ट को बोलते हैं कोरोमंडल, ये आप लोगों ने सुना ही होगा, कोरोमंडल कोस्ट। ये जो है वो राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए आंध्रा वगैरह उड़ीसा में राइस बहुत अच्छा होता है। चिलिका एंड पुलिकट लेक लगून्स, नाम आपने सुना होगा, चिलिका और पुलिकट लेक्स, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। अब वेस्ट साइड का हम लोग देख लेंगे। वेस्ट साइड ये अरेबियन सी से लेके तो वेस्टर्न घाट होते हुए कन्याकुमारी तक फैली हुई है। गुजरात से लेके गोवा का जो पार्ट है उसको कोंकण बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोग जानते होंगे ये। फिर गोवा से लेकर जो कन्याकुमारी तक का पार्ट है उसको मलाबार बोलते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है वो हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, खांडला, मुंबई। पोर्ट्स के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसके बारे में जानना ज़रूरी है। न्यू जवाहर पोर्ट मुंबई में, मरमगांव, मैंगलोर और कोचिन, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हो गए। चलिए अब ये टॉपिक यहाँ होता है ख़त्म। अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं जो कि है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट।
वेस्ट ऑफ अरावली रेंज। अरावली रेंज आपको पता होगी, एमपी और राजस्थान की जो बॉर्डर है, समझो ये राजस्थान है तो अरावली रेंज ऐसी गुजरती है, तो इसके वेस्ट साइड पे जो है वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट पड़ता है। मेजर पार्ट्स ऑफ राजस्थान कवर करता है राजस्थान, और इसका जो एक्सटेंट है वो पाकिस्तान के सिंध तक भी गया हुआ है। सिंध इन पाकिस्तान। लेस रेन यहाँ पर होती है क्योंकि जो साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स आती है, साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स आती है, उनको यहाँ पे बैरियर बनाता है ये अरावली रेंज, और उसके कारण राजस्थान वाले एरिया में या जो ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वहाँ पे लेस रेन होती है। और तो और दो तरफ के मानसून हमारे इधर आते हैं, एक तो होता है साउथ वेस्ट जो कि अरेबियन सी साइड का होता है, और एक होता है बे ऑफ बंगाल साइड का। तो एक तरफ के इससे ऑलरेडी मानसून जो है वो ब्लॉक हो रही है, और जो बे ऑफ बंगाल वाले साइड का है, बे ऑफ बंगाल वाले साइड का मानसून है, तो वो रेन शेडो एरिया यहाँ पर बनाता है, तो इसके कारण भी जो है कम वर्षा यहाँ होती है। रेन शेडो एरिया, इसके बारे में डिटेल हम लोग जो एमपी वाला पार्ट है उसमें पढ़ लेंगे। और आपने सांबर लेक के बारे में सुना ही होगा, वो इसी में पाया जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, राजस्थान में। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं द आइलैंड ग्रुप में, जो कि लास्ट है। जो फिजिकल डिवीजन्स है इंडिया के, जो फिजिकल डिवीजन्स है 6, उसका ये लास्ट। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये 2 ग्रुप्स हैं हमारे इधर। लक्षद्वीप, तो ये 36 कोरल आइलैंड्स का ग्रुप है ये, अरेबियन सी में है ये, अरेबियन सी वाले साइड पे, और ये केरला की कोस्ट से 300 किलोमीटर्स वेस्ट साइड पे है। और सेकंड जो है वो अंडमान एंड निकोबार है, ये ये काफ़ी बड़ा है, 572 आइलैंड, 572 आइलैंड का ग्रुप है ये। इसमें से काफ़ी जो है मोस्टली इनहेबिटेड है, मतलब यहाँ कोई रहता नहीं है। बे ऑफ बंगाल वाले साइड पे है ये, और आइसलैंड ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन वाला आइलैंड है ये जो है 10 डिग्रीज चैनल से सेपरेट हुआ है, क्योंकि जो 10 डिग्री नॉर्थ वाला जो लैटिट्यूड है वो इससे पास होता है। कुछ पीक्स है अंडमान एंड निकोबार की, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। माउंटेन पीक, क्योंकि एक बार इस पे भी सवाल आया था कि अंडमान की या निकोबार की सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, तो एक बार इनकी पीक्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे ऊंची है सैडल पीक, ये है नॉर्थ अंडमान में। इसकी ऊंचाई है 738 मीटर्स की। फिर है माउंट डियावोलो, ये है मिडिल अंडमान में, इसकी हाइट है 515 मीटर्स। उसके बाद है माउंट कोयोब, ये है साउथ अंडमान में, 460 मीटर की इसकी हाइट है। फिर आता है माउंट मणिपुर, ये भी साउथ अंडमान में है, इसकी हाइट है 450 मीटर। और एक माउंट है थुलियर, वो है ग्रेट निकोबार में, उसकी हाइट है 442 मीटर्स की। तो ये टेबल भी आप मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स जो है वो कंप्लीट हो जाती है अंडमान एंड निकोबार की, और हमारा जो ये फिजिकल डिवीजन्स वाला टॉपिक है वो यहाँ हो जाता है एंड। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाइमेट डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से इनका कहना है जो एशिया के साउथ वाले जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सारे इसमें आते हैं। पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, तो जितने भी, इवन श्रीलंका भी, तो जितने भी हमारे बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है वो सारे, और श्रीलंका को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो बाकी सारे हमारे बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इंडिया का हम लोग अब क्लाइमेट पढ़ेंगे। तो नॉर्दर्न पार्ट जो है, नॉर्दर्न पार्ट उसका कॉन्टिनेंटल
क्लाइमेट है। कोस्टल एरियाज़ में इक्वेबल क्लाइमेट है। माउंटेन एरियाज़ में जो अल्टीट्यूड है, आप कितनी हाइट पे है, उससे पता चलता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। अल्टीट्यूड डिटरमाइंस द क्लाइमेट। आप निचले स्तर पे रहेंगे तो क्लाइमेट अलग रहेगा, थोड़ा ऊंचाई पे जाएंगे तो क्लाइमेट जो है अलग रहेगा। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि मौसिनराम जो कि मेघालय में आता है, वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, 1187 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है वहाँ पर। सेकंड जगह जो है वो है चेरापूंजी, वहाँ 1143 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। तो ये दोनों जगह जो है वो है मेघालय में। काफ़ी बार इस पे क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाली जगह कौन सी है, तो वो है मौसिनराम। उसके बाद एक्सट्रीम्स में जाएंगे तो थार डेजर्ट जो है हमारा राजस्थान वाला, वहाँ सबसे कम होती है, 50 सेंटीमीटर की ही रेनफॉल होती है। तो इंडिया में आपको ये भी जगह देखने मिल जाएगी और ये भी जगह देखने मिल जाएगी। तो काफ़ी डाइवर्स हमारा क्लाइमेट है। यहाँ होता है क्लाइमेट वाला टॉपिक एंड। बाकी एमपी वाले पार्ट में हम लोग एमपी का क्लाइमेट देख लेंगे, उसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें जानेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सॉइल रिसोर्सेस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कि हमारे देश में सॉइल किस किस टाइप की है। तो पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। सॉइल जो है वो लाइफ को सपोर्ट करती है, मतलब यहाँ पेड़ पौधे, एनिमल्स और ह्यूमंस, हम लोग सब यहाँ रह सकते हैं। जो हमारी लाइफ है वो सॉइल के बिना नहीं है, इसलिए ऐसा कहते हैं कि सॉइल सपोर्ट्स लाइफ। मेड अप ऑफ लूज रॉक मटेरियल्स एंड ह्यूमस। अब किसी न किसी चीज़ से सॉइल तो बनी होगी, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी सालों से जो हमारे रॉक्स है वो टूटते छोटे छोटे कणों में डिवाइड हो चुके हैं, जिससे कि सॉइल का निर्माण होता है। और किस प्रकार के रॉक थे वो, जिस प्रकार के रॉक है वो डिसाइड करते हैं कि सॉइल का भी टाइप कौन सा होगा। अलग अलग टाइप की सॉइल्स होती है, तो वो हम लोग अभी आगे जानेंगे। एक सॉइल इरोजन एक फैक्टर होता है सॉइल का, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, पर यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ कि रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल व्हेन एक्सपोज्ड टू विंड या रेन। तो जो सॉइल की जो टॉप लेयर है, या तो तेज़ हवा के साथ जो उड़ जाती है या पानी के बहाव के साथ बह जाती है, तो उस प्रोसेस को हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर फर्टाइल लैंड है तो आपकी जो ऊपर की फर्टाइल सॉइल है वही बह जाएगी, तो ये दिक्कत वाला काम है। तो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, मुझे लगता है कि हमें यहीं पर एंड कर देना चाहिए। आप लोगों को मेरे साथ फ्लो बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो है टाइप्स ऑफ सॉइल, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। राम राम।